हाय एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं कोकिन क्वालिफाइड सीटेट, एचटेट, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी स्क्रीनिंग, एचपीएससी कॉलेज कैडर प्री, फिलहाल मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो आपके सामने मैं आज डिस्कस करूंगी टीजीटी हिंदी का सिलेबस। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी। जिस भी बच्चे का एस्टेट क्लियर हुआ है उसको कांग्रेचुलेशन। लेकिन जिस स्टूडेंट का किसी कारणवश रह गया है तो निराश नहीं होना है बेटा, क्योंकि आपकी जो टेंटेटिव डेट है यानी 21 और 22 नवंबर को 2026 का आपका एग्जाम जो टेंटेटिव डेट है आप लोगों के सामने आ चुकी है और जल्द ही आपको ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। जिनका क्लियर हो चुका है तो अब आपको स्क्रीनिंग की तैयारी में लग जाना है, और जिनका किसी कारणवश रह गया है तो निराश नहीं होना है। अब आपके सामने 2-3 महीने का टाइम है, जल्द ही आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगा। तो आपको फिर से अपनी तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि तैयारी तो पहले से ही आप लोगों की है। बस आपकी कमी कहां पर थी उस कमी को पकड़ना है और उसके ऊपर आपको क्या करना है, काम करना है। तो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी टीजीटी हिंदी का सिलेबस। सबसे पहले तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को 5 बातों को नोट करना है। 5 बातें कौन कौन सी हैं, चलिए मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूँ। देखो, सबसे पहले आपके सामने होना चाहिए सिलेबस। यानी आपको ये ही नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या है, आप पढ़ते जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपके पास सिलेबस का होना जरूरी है। मान लीजिए आपको किसी गांव में जाना है, किसी शहर में जाना है, आपको रास्ते का ही नहीं पता है तो आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार से आपके पास आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल टिप्स के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी आप लोगों की क्या बनती है कि आप लोगों को अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, आप लोगों को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और उसको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है कि अपना सिलेबस प्रिंट आउट करवा कर या फिर एक जगह अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जैसा भी आप लोगों से हो सकता है। तो पहला काम आप लोगों का यही बनता है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। दूसरा, आप कहां से पढ़ेंगे ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेल्फ स्टडी से पढ़ेंगे या फिर आप बैच में इनरोल करेंगे। देखो, अगर आप बैच में इनरोल करते हैं तो आपको पक्का पकाया मैटर मिलता है। पक्का पकाया मैटर का मतलब क्या है कि आपको वहां पर जो भी स्टडी मटेरियल होता है आप लोगों को मिलता है। आपको जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि क्या पढ़ूं क्या न पढ़ूं। लेकिन जब आप बैच इनरोल करते हैं तो आपको वहां पर न तो नोट्स बनाने की दिक्कत होती, न आपको ये दिक्कत होती कि मुझे कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तीसरी बात आप लोगों के सामने आती है रिवीजन। रिवीजन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कितना ही पढ़ते जाओ लेकिन आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है तो उसका कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि रिवीजन, इसीलिए तो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान। यानी कि बार बार अभ्यास करने से ही क्या होते हैं, आप परिपक्व बनते हैं। इसलिए आप जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, मान लीजिए आपने हफ्ते में एक यूनिट कवर की है तो उसी हफ्ते के लास्ट दिन में आपको क्या करना है, नया कुछ टॉपिक करने से पहले आप लोगों को रिवीजन करना जरूरी है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपको बिल्कुल लास्ट टाइम पर रिवीजन के ऊपर फोकस करना चाहिए। और चौथी जो बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू, एमसीक्यू और मॉक टेस्ट। मान लीजिए आपने रिवीजन भी कर लिया, आपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर लिया, आपके पास सिलेबस भी है, आप लोगों को ये भी पता है कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सब कुछ आपके पास है, बट आपने पीवाईक्यू, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो पीवाईक्यू है, मॉक टेस्ट है और जो एमसीक्यू है, ये आपको बताते हैं कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। क्यों स्टैंड करने का मतलब क्या है कि आप अपनी कमी को जब तक ये पीवाईक्यू, एमसीक्यू या मॉक नहीं लगाओगे आप अपनी कमी को नहीं पकड़ सकते। तो आपको पीवाईक्यू, एमसीक्यू और मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे। और जो फिफ्थ बात है मोटिवेशन, यानी कि आपके अंदर मोटिवेशन, जज्बा, जुनून एग्जाम को क्लियर करने का होना
चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, मोटिवेशन है, तो आप एस्टेट क्या, टीजीटी, पीजीटी, एचपीएससी, कॉलेज कैडर जितने भी एग्जाम आपके सामने आएंगे, अगर आपके अंदर ललक है उसको पाने की इच्छा है, जिज्ञासा है आपके अंदर, आपका मोटिवेशन आपके अंदर का खुद का है, तो आप उसको जरूर अचीव करेंगे। तो ये 5 बातें हैं जिनको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, और इन 5 बातों को ध्यान में रखकर ही आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी टीजीटी हिंदी का सिलेबस की, आपके सिलेबस में क्या कुछ दिया गया है। साथ में बता देती हूं, अगर आप बैच इनरोल करते हैं तो टीचिंग गोल्स ऐप के ऊपर मेरा टीजीटी हिंदी का बैच आपको मतलब मिल जाएगा। जल्द ही आपको ये क्लासेस वहां पर देखने को मिलेंगी। टच वुड, पिछला जो बैच रहा है हमारा, बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बच्चों का क्या है, एग्जाम क्लियर हुआ है। तो अब आपके सामने टीचिंग गोल्स ऐप के ऊपर मेरी क्लासेज आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएंगी, अगर आप बैच इनरोल करते हैं तो। अब बात करती हूँ एचटेट टीजीटी हिंदी के सिलेबस की, कि आपका सिलेबस क्या दिया गया है। देखो, आपका जो सिलेबस दिया गया है, इसको यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो यूनिट आपके सामने दी गई है, क्या दिया गया है इसमें, हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास का मतलब क्या है कि हिंदी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका विकास क्या है, उसका उद्गम जो स्थल है वो क्या है। भाषा के विविध रूप, भाषा के विविध रूप मतलब मानक भाषा है, आपकी जो कौन सी है, खड़ी बोली है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, ये सब क्या है, भाषा के विविध रूप हैं। फिर आता है एवं संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति का मतलब क्या है कि 344 343 से लेकर 351 तक आपके संविधान में अनुच्छेद भाग 8 अनुच्छेद 17 में जो भी मतलब हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर बात आती है हिंदी भाषा का इतिहास क्या रहा है, देवनागरी लिपि का इतिहास क्या है, उसकी वैज्ञानिक विशेषताएं क्या क्या रही हैं। फिर आपके सामने आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण एवं विविध प्रवृत्तियां। देखो, ये आपके सामने बिल्कुल छोटी सी कह सकते हैं कि 1-2 लाइन में आपका सिलेबस डिफाइन कर दिया गया है, बट सबसे ज्यादा आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, आपके सामने अब नीचे की जो लाइन दी गई है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण एवं विविध प्रवृत्तियां, अब इन्होंने तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में आपके पूरे हिंदी साहित्य को मेंशन कर दिया, बट आप सब जानते हैं कि हमारा हिंदी का जो साहित्य है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आधुनिक काल में फिर अन्य गद्य विधाएं हैं, जैसे कि कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, रेखा चित्र है, एकांकी है, पत्र साहित्य है, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये सब क्या है इसमें इंक्लूड हो जाता है। अगर आप हिंदी साहित्य में सबसे पहले आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल भी आपका 6 भागों में विभाजित है, जिसमें आता है आपका जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, फिर गद्य साहित्य, और उसके बाद फिर आपका क्या बच जाता है, लौकिक साहित्य में ही जैसे ढोला मारू राधुआ। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आदिकाल में किन किन कवियों को पढ़ना है, स्वयंभू है, अब पुष्पदंत है, सरहेपा है, लुईपा है, कनहेपा है, इधर धनपाल है, इधर जैन आचार्य मेरुतंग है, हेमचंद्र है, सोमप्रभु सूरी है। फिर आप रासो साहित्य में देखते हैं कि रासो साहित्य में आपको क्या पढ़ना है, पृथ्वीराज रासो है, कुमान रासो है, विशलदेव रासो है, विजयपाल रासो है, हमीर रासो है। इधर फिर आपकी जय जस चंद्रिका बच जाती है। फिर अगर आप जैन साहित्य के अंतर्गत जाते हैं तो जैन के पहले कवि स्वयंभू को माना गया है। जैन साहित्य में फिर क्या पढ़ना है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। फिर आप बात करते हैं लौकिक साहित्य में तो ढोला मारू राधुआ है, बसंत विलास है। फिर अगर आप आगे चलते हैं जैसे कि गद्य साहित्य है जिसमें राउल बेल है, उक्ति व्यक्ति परकण है, वर्ण रत्नाकर है। तो ये तो मैंने बिल्कुल मोटा मोटा आपको आदिकाल का बताया है। ऐसे ही जब आप भक्ति काल में एंट्री करते हैं तो भक्ति काल में जैसे कि निर्गुण और सगुण 2 धाराएं आती है। निर्गुण में फिर संत
काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, फिर सगुण में आपकी राम काव्य धारा, फिर गिरसन काव्य धारा आती है। अगर हम संत में बात करते हैं तो संत साहित्य, जिसको प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा भी बोला जाता है, इसमें आपके अनेक कवि हैं, जैसे कि कबीरदास हैं, दादू दयाल हैं, रईदास हैं, रज्जब हैं, आपके सुंदरदास हैं, गुरु नानक हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो बहुत बड़ा है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। और मैं अगर आप लोगों को बात बोलूंगी कि तो सबसे ज्यादा आपको फोकस पहले ही यूनिट के ऊपर करना है, क्योंकि मैंने बता दिया कि क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। चाहे आप हिंदी भाषा या भाषा विज्ञान देख सकते हैं, जो आपकी फर्स्ट यूनिट में ही दिया गया है। भाषा विज्ञान में यहाँ पर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि भाषा विज्ञान में आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, आपका व्याकरण भी इंक्लूड हो जाएगा, आपकी जो देवनागरी संबंधी विशेषताएं है, वैज्ञानिक स्थिति है, ये भी इंक्लूड हो जाएगी। जो संविधान में भाषा से संबंधित जो प्रावधान रखे गए हैं, ये भी क्या है, इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जो फर्स्ट यूनिट है इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब मैंने बता दिया है कि इस यूनिट में क्या है और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं इसमें पढ़ने की, तो आपको मैंने आदिकाल में बता दिया है, 6 भागों में बटा हुआ है। इसी प्रकार से जब आप भक्ति काल को देखते हो तो भक्ति काल में भी आपको ऐसे कवियों को पकड़ना पड़ेगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया कि आपको पीवाईक्यू लगाना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू आपको एक आईना दिखाते हैं। जैसे आप आईने में अपनी मतलब जो ये स्कल है इसको देखते हैं, उसी प्रकार से पीवाईक्यू आपको ये आईना दिखा देते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके सिलेबस में से कहां से पूछे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को देखना है और पीवाईक्यू को देखते हुए फिर आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर मैं टीचिंग गोल्स ऐप पर पीवाईक्यू की बात करती हूं तो मैंने आप लोगों को दो बार मैंने आप लोगों को पीवाईक्यू करवाए थे, 2018 से लेकर 2024 तक के, यानी 7 साल के पीवाईक्यू मैंने टीचिंग गोल्स ऐप के ऊपर जिन भी बच्चों ने बैच इनरोल किया था, तो मैंने 2 बार आपको पीवाईक्यू क्या किए थे, प्रोवाइड करवाए थे। एक बार तो मैंने बिल्कुल लास्ट टाइम पर करवाया था और एक बार जब आपका बीच में ये सुनने क्यों आया था कि आपका एग्जाम अब नवंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा, तब मैंने सोलो करवाए थे। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट हैं, वीकली जो टेस्ट है, सब कुछ मैंने वहां पर इंक्लूड मतलब करवाया था। जिस बच्चे ने बैच इनरोल किया है उस बच्चे को पता है कि कितना बेस्ट कंटेंट वहां पर मैंने दिया था। मैंने नेट लेवल तक का कंटेंट वहां पर प्रोवाइड करवाया था। टीजीटी पीजीटी तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल ले जाओगे अगर आप बैच में इनरोल करते हैं तो। साथ में आप जो यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी है यूनिट 2, उसको भी आप यहां से कवर कर सकते हैं। ये तो बात बता दी मैंने फर्स्ट यूनिट की। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की। जो सेकंड यूनिट आपकी दी गई है ये आपकी एनसीईआरटी से संबंधित है, यानी अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6वीं 7वीं और 8वीं इन 3 क्लासों की क्या है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपके सामने दिया गया है माध्यमिक स्तरीय एवं पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी। बसंत भाग 1 एवं 3 में संकलित गद्य एवं पद्य रचनाओं पर आधारित प्रश्न। अब बसंत भाग 1, बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3 ये आपकी 6वीं क्लास की, 7वीं क्लास की और 8वीं क्लास की 3 बुक आपके सामने है, क्योंकि आपको टीजीटी का एग्जाम देना है। जब क्या आएंगी, वैकेंसी आएंगी, तब आप टीजीटी के लिए ही अप्लाई करोगे अगर आपका टीजीटी का एग्जाम क्लियर है तो। और जब आप टीचर लग जाते हैं तो टीजीटी वालों को 6वीं 7वीं और 8वीं इन 3 क्लासों को पढ़ाना पड़ता है। इसीलिए आपके सामने ये 3 बुक दी गई हैं, बसंत भाग 1, बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3। लेकिन क्लियर कट कर देना चाहती हूँ बेटा मैं यहाँ पर, क्योंकि आपका जो एग्जाम है अब ये आपका 2026 का लिया जाएगा। 2026 के एग्जाम में आपको 6th क्लास में मल्हार भाग 1 को पढ़ना पड़ेगा, न कि बसंत भाग 1 को। तो बसंत भाग 1 अब आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। अब आपको मल्हार भाग 1 पढ़नी पड़ेगी 6th क्लास के लिए, बट 7th क्लास के लिए आपको बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3 ये दोनों बुकें क्या है, एज इट इज है। तो इसलिए आपको 6th क्लास में आपको पढ़नी पड़ेगी, क्या पढ़नी पड़ेगी, मैंने बताया है मल्हार भाग 1। लेकिन जो 7वीं और 8वीं क्लास है इसमें आपको बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3 आपको पढ़नी पड़ेगी।
और इनमें इन ये जो एनसीईआरटी है 6th 7th और 8th क्लास की, इसमें जो सिलेबस दिए गए हैं, सिलेबस का मतलब क्या है कि इसमें जो चैप्टर है उनकी विधा क्या है, कवि का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, कविता किसने लिखी है, कविता में क्या दिया गया है, उसकी उसका जो भाव पक्ष है, शिल्प पक्ष है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपके सामने अगर एनसीईआरटी है, अगर आप सिलेबस को भी अच्छे से कर लोगे 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक की एनसीईआरटी का, तो मान लीजिए आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके बिल्कुल सिलेबस में से ही पूछे जाते हैं। एक आध बार ऐसा होता है कि बीच में से कोई वर्ड उठाकर दे दिया जाता है, शब्द आपके सामने दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप इसका अर्थ बताइए। तो एक आध बार ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके सिलेबस में से ही बन जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले जब मैंने वीडियो शुरू की थी, तब आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको सिलेबस क्या है टिप्स पर होना चाहिए। इसमें आपके पर्यायवाची भी आ जाएंगे, विलोम शब्द भी आ जाएंगे, अनेकार्थक शब्द भी आ जाएंगे और शब्दों के साथ साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैंने बता दिया है कैसे और कहां से पूछा जाता है। जो ये पर्यायवाची, विलोम है, अनेकार्थ शब्द है, ये आपके व्याकरण से पूछे जाते हैं, न कि एनसीईआरटी से। अब हम बात करेंगे थर्ड यूनिट की। जो तीसरी यूनिट दी गई है, इसमें आपका काव्य शास्त्र और जो व्याकरण दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है। बट काव्य शास्त्र टीजीटी में बिल्कुल नाम मात्र का पूछा जाता है। काव्य शास्त्र और एवं व्याकरण, काव्य गुण क्या है, काव्य दोष पर आधारित प्रश्न, अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, श्लेष, अतिशयोक्ति, असंगति और दृष्टांत अलंकार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी सबसे पहले काव्य गुण क्या है, काव्य दोष क्या है, फिर अलंकारों में आपके सामने दिए गए हैं, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, वक्रोक्ति है, श्लेष है, अतिशयोक्ति है, असंगति है और दृष्टांत पर आधारित क्या है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर छंद पूछे जाएंगे। छंद में आपका दोहा है, रोला है, हरि गीतिका है, मालिनी, कविता, सवैया, वंशस्थ पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो, तीसरी यूनिट जो आपके सामने दी गई है, बिल्कुल क्लियर कट कर दिया गया है आयोग के द्वारा कि आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं। वैसे अलंकार हैं, छंद है, इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है बेटा कहां से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बट आपके सामने जो ये दिए गए हैं अलंकार हैं, छंद हैं, तो इनको तो आपको बिल्कुल एज इट इज करना ही पड़ेगा। लेकिन बता देती हूं, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता कहां से क्या पूछ ले, तो इसलिए आपको जो मोस्टली जो मेन इंपॉर्टेंट छंद है, अलंकार है, उनको आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आता है रस एवं रस के अवयव पर आधारित प्रश्न। रस का मतलब क्या है कि भरतमुनि के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति, वहां पर जो रस से संबंधित यानी कि 8 रस भरतमुनि के द्वारा माने गए हैं। फिर अलग अलग आचार्य आते हैं, उन्होंने अलग अलग माना है। जैसे विश्वनाथ ने क्या माना है, वात्सल्य माना है, रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को माना है, उद्भट ने शांत रस को माना है। इस तरह से जो अलग अलग आचार्य हुए हैं, उन्होंने अलग अलग रस माने हैं। उनके स्थायी भाव क्या है, उनका रस कौन सा है, जैसे कि श्रृंगार का रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है। इस तरह से क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपकी व्याकरण शुरू हो जाती है, जिसमें वर्ण, विचार, स्वर एवं व्यंजन के प्रकार, पर्यटन एवं स्थान की दृष्टि से, यानी ये टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो ये वर्ण विचार है, जिसमें स्वर और व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मतलब इन कौन से उत्क्षिप्त व्यंजन है, कौन से ताड़नजात, उत्क्षिप्त ताड़नजात, दिगु वर्ण, तो इन्हीं को बोलते हैं। इसके अतिरिक्त आपके अलग प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं, स्वरों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि स्वर का उच्चारण स्थान ए का पूछ लिया जाएगा, ई का पूछ लिया जाएगा आपसे, संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त, अर्ध विवर्त, इस तरह से क्या है, वर्ण विचार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका शब्द विचार आता है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि, समास, उपसर्ग, क्रिया, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी शब्द आते हैं, जिसमें शब्द प्रत्यय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। विकारी शब्द, विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक, वाक्य एवं पद विचार पर आधारित शुद्ध वाक्यों की पहचान आपको करनी है। मुहावरे व लोकोक्तियां हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्द वर्तनी पर आधारित शुद्ध अशुद्ध शब्द। यानी कहने का मतलब क्या है कि
मोस्टली आपकी व्याकरण यहाँ पर कवर कर दी गई है आयोग के द्वारा, बट आपसे इतनी व्याकरण नहीं पूछी जाती टीजीटी में। अगर पीजीटी में तो मैं बता नहीं सकती, बट टीजीटी में आपसे इतनी व्याकरण नहीं पूछी जाती। अगर आप व्याकरण को बिल्कुल ऊपर ऊपर से कर लेते हैं ना, तो भी आपका एग्जाम बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। अगर आप बैच में इनरोल होते हैं तो टीचिंग गोल्स ऐप के ऊपर आपकी जो क्लासेज हैं जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। टच वुड पिछली बार का जो बैच रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस बच्चों का मेरे पास आया है। तो आपको बेझिझक मतलब अगर आपको चाहिए कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एस्टेट क्लियर करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, देखो अब की बार का मौका आप लोगों को गंवाना नहीं है, क्योंकि अब 2027 में अगर वैकेंसी आती है तो 2026 का अगर किसी का एस्टेट क्लियर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एस्टेट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि वैकेंसी जब आती है तो आपके पास एस्टेट का सर्टिफिकेट हाथ में होना जरूरी है। आपने भले ही पीएचडी कर रखी है, उन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है, लेकिन एस्टेट आपके पास है, आपने पीएचडी भी नहीं कर रखी, एस्टेट अगर आपका क्लियर है तो आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके एस्टेट आपका क्लियर नहीं है तो आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको सबसे पहले अब आपको बस ये ठान लेना है कि मुझे क्या करना है, एस्टेट क्लियर करना है, ताकि जो 2027 में वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिले तो काश जैसा शब्द आपके पास न हो। तो आपका टारगेट अब क्या होना चाहिए, 2026 एस्टेट को लेकर क्या होना चाहिए, आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। मैंने बता दिया है टीचिंग गोल्स ऐप के ऊपर आप लोगों को आपका बैच अवेलेबल है। आप लोग मेरे साथ जुड़कर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एस्टेट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो टीचिंग गोल्स ऐप के ऊपर मेरे द्वारा जो पीवाईक्यू करवाए गए हैं, सॉरी टीचिंग गोल्स यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे द्वारा जो पीवाईक्यू हैं, अदर जो भी कंटेंट मैंने हिंदी से संबंधित दिया है, आप लोग मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। टच वुड आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आप बिना देरी किए बैच के साथ इनरोल हो सकते हैं, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एस्टेट क्लियर कर सकें। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।